जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। क्या कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और टारगेट विथ नित्यम चैनल से आपको जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे वे सभी लूसेंट के PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और आपको पता है, और ये भी जो PYQs रहेंगे ये लेटेस्ट प्रश्न होंगे जो आपके अभी एग्जाम में ही पूछे हुए हैं, हाल ही के परीक्षाओं में जो पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है, जिससे आपके आगामी परीक्षा में जीके जीएस से संबंधित एक भी सवाल छूट ना पाए और जीके जीएस के खोपड़ी में छेद करके आए। और आपको बता दें कि आपको जीके जीएस का डिस्कशन को पहले आप फुल देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डिस्कशन पसंद आता है, तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लास्ट में आप सभी जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम बता दिए हैं सबसे पहले ही कि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब कोई बोलेगा ना सर कौन कौन, तब बीपीएससी हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे डिफेंस हो, झंडा जीके जीएस का यहीं से गड़ेगा। तो चलिए, आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे कि त्रिवेणी नहर का निर्माण, क्या कि त्रिवेणी नहर का निर्माण, एक सेकंड रेड ले लेते हैं, ये लीजिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया। और ये जो सवाल है साथियों, बीपीएससी 63वां में पूछा गया था, 63वीं बीपीएससी में ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, ऑफिशियल पेपर, इसीलिए हम इसको आपके सामने रख दिए हैं कि आपको ये भी पता चले कि बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो त्रिवेणी नहर की बात करें साथियों, तो त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है यह गंडक नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है साथियों? गंडक नदी पर किया गया है। अब इसका फुल डिस्कशन जान लीजिए। आपको बता दें कि जो त्रिवेणी नहर आपको जो नजर आ रहा है यह गंडक नदी पर है। तो आपको सबसे पहले यही जानना पड़ेगा कि गंडक नदी आती कहां से है। तो हम यहां पे एक मैप बनाने का प्रयास करेंगे बिहार का, ठीक है। चलिए, ये कुछ इस, एक सेकेंड गलती पार दी, कुछ इस प्रकार मान लेते हैं कि बिहार का ये मानचित्र हुआ। आपको बता दें कि उत्तर दिशा में अपना कौन सा देश स्थित है? नेपाल। उत्तर में कौन सा है? नेपाल। अब नेपाल के पास, नेपाल में जो है ना नुबीन ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर साथियों? नुबीन, नुबीन जी से ग्लेशियर, ठीक है। नेपाल में नुबीन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक नदी। जिसका नाम क्या है साथियों? गंडक नदी है। तो नेपाल के नुबीन ग्लेशियर से गंडक नदी निकलती है। अब बताइए, जो अब नेपाल के, अब बिहार का वही जिला स्थित उत्तर में होगा जो नेपाल से सटल है। तो नेपाल में उत्तर की ओर यहाँ पे आपको कॉर्नर पे नजर आएगा पश्चिमी चंपारण, प और च, यानी प से पश्चिमी, च से चंपारण, याद रख लीजिए, स्पेस कम है, ठीक है। तो नेपाल के नुबीन ग्लेशियर से गंडक नदी बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला से बिहार में प्रवेश करती है। और ये पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद सीवान, उसके बाद सारण, उसके बाद ये फिर आकर वैशाली, और वैशाली में आपको जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है, सोन जिसे फिर कहा गया। तो ये फिर इस तरह से इसकी कुछ डायरेक्शन बन जाती है। बाकी नेपाल के नुबीन ग्लेशियर से गंडक नदी पश्चिमी चंपारण बिहार में प्रवेश करती है, पश्चिमी चंपारण जिला से, ठीक है। त्रिवेणी नहर का जो निर्माण किया गया है साथियों, ये पश्चिमी चंपारण जिला के भैंसा लोटन जगह पर किया गया है। भैंसा लोटन जगह पर किया गया है त्रिवेणी नहर का निर्माण। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी के ऊपर भैंसा लोटन नामक स्थान पर किया गया है, ठीक है। अब त्रिवेणी नहर के बारे में कुछ चर्चा, गंडक नदी की कुछ अगर अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो गंडक नदी को बूढ़ी गंडक कहा गया, गंडक नदी को काली गंडक कहा गया, गंडक नदी को सप्त गंडक कहा गया, और गंडक का फेमस नाम जो आपसे एग्जाम में पूछता है नारायणी, दूसरा सदा नीरा, उसके बाद सप्त गंडक,
ठीक है, ये तमाम नाम आपको गंडक नदी को देखने को मिलेंगी। बाकी हम त्रिवेणी नहर पे फोकस करेंगे। आई होप आप इतना रिवाइज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए, त्रिवेणी नहर की कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करें तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला गंडक नदी के ऊपर भैंसालोटन नामक स्थान पर स्थित है। त्रिवेणी नहर जो है साथियों, ये मध्य नेपाल में स्थित है, मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में और उत्तरी बिहार में। ठीक है, चलिए, त्रिवेणी नहर जो है साथियों, इसकी जो शुरुआत है त्रिवेणी नहर की जो शुरुआत है, स्टार्ट जो किया गया ये 1904 या 1909 ईस्वी, ये दोनों आप याद रखिए। कंफ्यूजन में बुक में आपको 1904 मिल जाएगा, बाकी टीचर लोग 1909 पढ़ाते हैं, या कहीं कहीं 1909 भी देखने को मिल जाता है। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904-1909 में किया गया, ये दोनों डेट याद रखिए। ऑप्शन के हिसाब से आप 1904-1909 को आप टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या होता है कि जब इसकी शुरुआत की जाती है तो ये फिर बाद में किसी कारणवश से ये बंद पड़ जाता है। तो त्रिवेणी नहर का जो है ना, ये पुनः निर्माण किया जाता है साथियों। क्या? पुनः निर्माण किया जाता है। और पुनः निर्माण कब किया जाता है? 1979 को, यानी 1989 में किया जाता है पुनः निर्माण त्रिवेणी नहर को। तो आई होप आप इतना त्रिवेणी नहर से संबंधित और कुछ गंडक नदी से संबंधित ना महत्वपूर्ण फैक्टों को आप याद रखेंगे और नोट भी किए होंगे, क्योंकि एग्जामिनर लगातार यहां से सवाल बनाता है, खासकर बीपीएससी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे सवाल पूछता है कि जहानाबाद से, कौन जिला? जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? इससे पहले आप समझ जाइए कि बिहार जो है साथियों, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से जो झारखंड अलग होता है, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। अब आपके मन में प्रश्न एक उठा होगा कि बिहार से झारखंड 15 नवंबर के क्यों अलग हुआ? साल तो ठीक है कि 2000 में होगा, 2001 में हो सकता था, लेकिन 15 नवंबर के ही क्यों हुआ साथियों? क्योंकि झारखंड वालों की मांग थी। झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी हुए जनजाति में, जिनका नाम हुआ बिरसा मुंडा, उन्हीं का जन्म दिवस है 15 नवंबर को। इसीलिए झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, और यादगार के रूप में इसी दिन को 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा दिवस भी मनाया जाता है, जिससे वो अपने भगवान को, उन लोग भगवान मानते हैं तो वो उनको मना सके जन्म दिवस को। ठीक है, और आदिवासी दिवस भी 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बिहार से झारखंड कब अलग होता है साथियों? 15 नवंबर 2000 को। अब देखिए, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ और झारखंड राज्य का गठन हुआ, तब बिहार में कितने जिले थे? तो जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तब बिहार में 37 जिला था। कितना जिला था साथियों? 37 जिला था। लेकिन क्या होता है कि 2001 में, कब? 2001 में जहानाबाद से एक एरिया को अलग करके अरवल जिला को नया जिला के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। कब? 2001 में। और बिहार का नवीनतम, एक सेकंड इसको ऊपर, नवीनतम जिला और 38वें जिले के रूप में हम किसे जानने लगे? अरवल जिला को। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी आपको यहां से संबंधित ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपको अरवल जिले की एक और खास बात करें, या फिर बिहार की, तब बिहार का जो भी पश्चिमी जिला, जो भी बिहार के पश्चिम क्षेत्र में आते हैं, वहां पे वर्षा कम होती है। खासकर अरवल जिला में वर्षा कम मात्रा में होती है। और बिहार के किस जिला में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है? तब बिहार का उत्तरी में आपको कॉर्नर पे जो आपको जिला मिल जाएगा, जो पश्चिमी चंपारण, ये जो आपको पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करती है और नेपाल से भी शेयर करती है, एकदम बिहार के कॉर्नर पे जो जिला स्थित है उसका नाम है किशनगंज। तो ये जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए साथियों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है, और हम पेन का कलर
चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये रखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि बिहार में कितने महाजनपद स्थित हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन डी 10। तब बिहार में कुल 3 महाजनपद स्थित थे साथियों। कितने महाजनपद? 3 महाजनपद। पहला तब मगध था, आप सब जानते हैं। दूसरा कौन था? तो दूसरा वजी था। दूसरा वजी, वह आधा ज पूरा जी, वजी था। और तीसरा साथियों अंग था। तीसरा अंग था। अब समझ जाइए। अब देखिए बिहार में कितने महाजनपद स्थित है? 3 महाजनपद। कितने महाजनपद? 3। मगध, वजी, अंग। अब मगध, वजी, अंग में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, अब उस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए मगध जो बोला गया, मगध क्षेत्र, ये पटना, पटना और गया, पटना और गया, पटना से लेकर गया तक के क्षेत्र को मगध क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता था। वजी में खासकर साथियों वैशाली जिला, वैशाली और आपको मुजफ्फरपुर, वैशाली से तनिए कुन आगे पढ़िएगा तब मुजफ्फरपुर के लाजवाब लीची का आप प्रयोग कीजिए, तब मुजफ्फरपुर आ जाता है। एक सेकंड, हाँ ये लीजिए। तो वजी में वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र शामिल है। अब आ जाता है अंग। तो अंग में जो है ना 3 क्षेत्र शामिल है, बांका, भागलपुर और मुंगेर। और कौन सा साथियों? मुंगेर। तब बिहार में कितने महाजनपद स्थित है? तब बिहार में 3 महाजनपद, मगध, वजी, अंग। मगध जो कहा गया ये पटना टू गया का क्षेत्र कहा गया। वजी वैशाली टू मुजफ्फरपुर का क्षेत्र को कहा जाता था। और अंग बांका, भागलपुर, मुंगेर के क्षेत्र को अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो ये तमाम जानकारी आप ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। लगातार यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर साथियों आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या प्रश्न कर रहा है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम कब किया गया? यानी मगध के अंदर कलिंग को कब मिला लेवल गया था? तो ये कलिंग कौची है? तो कलिंग प्राचीन नाम हुआ साथियों किसका? तो उड़ीसा का। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम पेन चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये ब्लैक लीजिए। चलिए तब कलिंग जो है ये उड़ीसा का प्राचीन नाम था साथियों। ये लीजिए फिर से हम लिख दे रहे हैं, कलिंग जो है ये प्राचीन नाम है किसका? उड़ीसा का। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था साथियों? कलिंग। अब देखिए होता क्या चीज है कि आपके मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी नागदशक और ऑप्शन डी अशोक। तो आपको बता दें कि कलिंग जो है ये पुराना नाम है किसका? उड़ीसा। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था साथियों? तो 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है सर, मालूम है। आगे बताइए। तो आगे हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि नंद वंश के संस्थापक हुए महापद्मानंद। कौन वंश के? नंद वंश के। नंद वंश के संस्थापक हुए महापद्मानंद। और महापद्मानंद का किए कि कलिंग से युद्ध लड़े। कलिंग से क्या किए साथियों? युद्ध लड़े। और युद्ध करके कलिंग को पहली बार मगध में मिला दिए। और एक राट का महापद्मानंद एक राट का उपाधि धारण कर लिया। समझिए क्या हम कह रहे हैं कि मगध साम्राज्य में कलिंग को विलय सर्वप्रथम किसने किया? तब नंद वंश के शासक महापद्मानंद किया। कैसे किया? तो महापद्मानंद का करते हैं उड़ीसा कलिंग से युद्ध करते हैं। और युद्ध करके पहली बार कलिंग को मगध में मिलाते हैं। और जैसी मिलाते हैं तब महापद्मानंद एक राट का उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है तो आप इतना लिख लीजिए, याद कर लीजिए। हम इसको तनी इरेज करेंगे तो आगे का कहानी सुनाते हैं। चलिए आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। आगे का कहानी का होता है महापद्मानंद के बाद कि बहुत टाइम के बाद मगध के गद्दी पर, मगध साम्राज्य के गद्दी पर अशोक बैठते हैं। कौन बैठते हैं? अशोक। अब अशोक जैसी मगध के गद्दी पर कब बैठता है? तो 269 BC में। कब बैठता है? 269 BC में।
तो देखता है कि अशोक देखता है कि मगध में सभे ज्यादातर इलाका मिलल है, कलिंग नहीं मिलल है जी, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल चुका था, लेकिन बाद में फिर इसे हटा देवल गया कि ना भाई तुम अलगे जियो। तो अशोक को है ना ईगो पे आ गया बात कि कल मगध में सब ज्यादातर जुड़ल है, कलिंग का है नहीं जुड़ल है। तो अशोक का करता है, कलिंग से युद्ध लड़ लेता है। कब लड़ता है? तो अशोक राजा बनता है 269 बीसी में, और राजा बनने के 8वें वर्ष आपसे सवाल पूछेगा कि अशोक राजा बनने के कितनावें वर्ष कलिंग से युद्ध लड़े? तो 8वें वर्ष, और 8वें वर्ष में कितना बीसी? तो इसमें 8 जो है घटा दीजिए, 261 बीसी। तक कल अशोक 269 बीसी में राजा बनने के बाद 8वें वर्ष यानी 261 बीसी में कलिंग से युद्ध लड़ते हैं, और इतना नरसंहार होता है कि कलिंग की महिलाएं, राजा, जनता, कोई भी मगध में नहीं चाहता था कि कलिंग मिले, क्योंकि कलिंग का राजा सबसे अच्छा था, जनता को वो सम्मान, वो सब चीज देता था जो उसकी जनता को प्यारी थी। लेकिन अशोक इतना नरसंहार करता है, लाखों लाखों जनताओं की मृत्यु होती है। फिर अशोक के लाश में अशोक को फिर है ना ये कोई दीक्षा उच्छा मिलता है, तो फिर उसको समझ में आया कि ना हम बहुत गलती काम कर दिए हैं, ये बहुत ये पछतावा करता है, फिर ये सन्यासी बन जाता है। सीधी आप ये बात को समझ लीजिए। तो आई होप कि आपको ये पूरा कहानी समझ में आया होगा। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे आपके सामने ही विराम देंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट लास्ट में कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए आप सभी साथियों को देखने के लिए जय हिंद।